हम सरकार से मांग क्या रहे थे? हम मुशायरे मांग रहे थे, शायरी मांग रहे थे, गालिब इकबाल को बचाने के लिए हम काम कर रहे थे, हम उर्दू एजुकेशन मांग रहे थे, उर्दू मीडियम एजुकेशन। मुझे ये लगता है यहीं से गड़बड़ हुई। गुलाम का जो आदर्श होता है वो मालिक ही होता है, और ये हमारी मानसिक गुलामी है अरब संस्कृति के प्रति। वहाँ से जब वो लौटे तो वो मालिक जैसे दिखने के लिए, उनका मालिक तो अरब था, शेख था, तो उस शेख जैसे दिखने के लिए शेख के जुब्बे भी ले आए, शेख का अबाया भी ले आए। बचपन में कोई अबाया मुझे याद ही नहीं है, 80s में अबाया नहीं याद है, ये 90s की देन है। और यही बात का सहारा लेकर के इस वक्त राइट विंग भी यही कहता है कि ये जो पंक्चर बना रहा है, ये जो जुम्मन है, ये जो अब्दुल है, जो अभी बिरयानी के ठेला लगाए हुए है, इसने तुम पर जुल्म किया। तो हम किसके हाथ में खेल रहे हैं? ये जो गरीब मुसलमान है आज का, इसकी पहुंच उस बादशाह सलामत के दरबार में ना तब थी, ना आज के बादशाह के दरबार में है। यूरोप आगे क्यों बढ़ गया? वहाँ पर सवाल लगाने वाले, पूछने वाले, वो जो है वो गालिब आ गए। हमारे यहाँ जो सवाल को रोकने वाले हैं वो गालिब आ गए, हम पिछड़ गए। हम सवाल क्या है? साइंस। हम साइंस के दुश्मन हो गए। जब जहन में हम साइंस विरोध में, साइंस को क्या मौलवी ने हमारे जहन में बिठा दिया कि ये खुदा के खिलाफ है। हर नई चीज को नकार देना, कभी गैर इस्लामी कह के, ये एक टेंडेंसी खास तरह की है। हम क्यों मजबूर हैं कॉन्स्पिरेसी का शिकार हो जाने के लिए? अगर किसी की साजिश है तो हमारी अकल पे क्यों पत्थर पड़े हुए हैं कि हम साजिश का शिकार जरूर हो जाएंगे। हम कहते भी रहेंगे कि साजिश है और शिकार भी होते रहेंगे। हमें डेमोक्रेसी तो मुसलमानों को सबसे ज्यादा चाहिए, और सेकुलरिज्म हमें चाहिए। और ये कह रहे हैं सेकुलरिज्म के खिलाफ, कह रहे हैं सेकुलरिज्म तो गैर इस्लामी है, डेमोक्रेसी भी गैर इस्लामी है। आपको तो जो है खिलाफत कायम करनी है। हम ना तो हिंदुओं से बरतर हैं और ना कमतर हैं, हम बराबर। मुशर्रफ अली साहब, बहुत शुक्रिया किंतु परंतु को एक बार फिर समय देने के लिए। आज मैं उस समाज के बारे में बात करना चाहती हूँ जिससे हम और आप दोनों आते हैं। हमारी पैदाइश जिस समाज की है, आज हमारी धार्मिक मान्यताएं जो भी हों या ना भी हों, तो भी हमारी पहचान एक मुसलमान के तौर पे होती है। और जब लिख रही थी तो अपने कॉलम में मैंने बहुत देर तक, मतलब महीनों नहीं, कई साल इस पर लिखा है कि कैसे मुस्लिम समाज के पिछड़ेपन के क्या कारण हैं भारत के अंदर। उसमें मैंने भारतीय मौलानाओं का भी जो रोल रहा है उसके ऊपर भी बात की है, पार्टीशन के बाद की जो चीज़ें हैं उस पर भी बात की है, और ख़ासकर जो इस्लाम के नाम पर जो कुछ बातें ऐसी होती हैं जो इस्लामिक आइडियल टाइप बना दिया गया है, जबकि वो अरब की प्रैक्टिसेस थी। ठीक है, तो उन अरब की प्रैक्टिसेस को भारत का मुसलमान इस्लामिक आइडियल टाइप मान करके प्रैक्टिस करता है, जबकि उसके पीछे की जो आत्मा है उसको वो भूल चुका है। वो चीज़ें वो क्यों थी उस तरह से। आज हम इस बारे में बात करेंगे कि भारतीय मुसलमान एक सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी में और उससे पिछड़ कैसे गया, क्यों ऐसा हुआ कि हम एजुकेशनली और इकोनॉमिकली और सोशली भी हम पिछड़ गए, जबकि हमारे आसपास के और बाकी समाज, अगर हम दलित समाज को देखें जो कि काफ़ी पिछड़ा हुआ समाज था, लेकिन आज वो काफ़ी आगे बढ़ा है। ये मानना चाहिए कि रिजर्वेशन का बहुत बड़ा हाथ है उनके बीच में एक मिडिल क्लास पैदा करने के लिए, लेकिन वो उनकी ऐतिहासिक कारणों की वजह से उनकी ज़रूरत थी। भारतीय मुसलमान जिसमें हर तरह हर वर्ग था, वो वर्ग उसकी बस कहाँ छूट गई, इस पर बात करेंगे। आपका क्या ख्याल है? आपने बहुत सही सवाल उठाया है। इसमें जो मुसलमानों का जिस लेवल पर आगे बढ़ना चाहिए था बौद्धिक स्तर पे, वो पड़ाव पर ठहर गया है। जो ज़िंदगी के पड़ाव होते हैं, एक पूरी की कौम चलती है तो वो पड़ाव पर, उस पड़ाव से उसे लगाव हो गया। जो सामंती पड़ाव था उस पड़ाव से उसे आगे बढ़ना था, लेकिन वो उस पड़ाव पे आकर ठहर गया है। और बार बार जो नई चुनौतियां आज के दौर की, जो नई चीज़ें हैं, उसकी जगह वो वापस पीछे मुड़ मुड़ कर देख रहा है। तो उसकी वजह से जब पीछे देखोगे आप और चलोगे आगे तो आपको ठोकर लगेगी। तो मुसलमान जो है उससे आगे बढ़ ही नहीं पाया है। उसका जो है जो पीछे को देखने की उसकी आदत डाली है, और वो आदत जो यहाँ का जो धार्मिक लीडरशिप है, जो मजहबी लीडरशिप है, ये इसके लिए बहुत बड़ा जो है जिम्मेदार है, जिसकी वजह से हुआ है। अब मैं आपने बहुत सही उसका सवाल किया कि हम अरबी उसके अंदर जो है देख रहे हैं। असल में आप देखेंगे ये बहुत बड़ा सवाल है, और ये यहाँ की जो अलगाव है
उस अलगाव के अंदर बहुत बड़ी रुकावट है कल्चर। अरब से हमने मज़हब लिया, उसके साथ जो है हम कल्चर भी लिया है, अरबी कल्चर। जबकि आप देखेंगे ईसाई धर्म अरब का है, अरब से ईसाई धर्म आया, इंग्लैंड में गया, यूरोप में गया, लेकिन उन्होंने अरबी कल्चर नहीं लिया, कल्चर अपना ही रखा। कल्चर में भाषा भी है, वेशभूषा भी है, खान पान है, वो सब उन्होंने अपना रखा। हमने क्या ले लिया कि मज़हब के साथ साथ वहाँ का कल्चर भी ले लिया। हमारे जितने नाम हैं, देखिए इसके अलगाव क्या पैदा होता है, जब आप वहाँ का कल्चर ले रहे हैं तो सारे नाम हम जो है उनसे ले रहेंगे, तो उससे यहाँ के जो लोकल लोग हैं, जो हमारे दूसरे हिंदू धर्म के हैं, उनसे अलगाव। इस काम को ईसाइयों ने छोड़ा। ये बहुत अच्छी बात है कि वो मुकेश मसीह है, मुकेश यहीं का नाम ले लिया और मसीह लगा दिया। इसी तरह से उन्होंने जो है ये किया, वो यहाँ के कल्चर के हिसाब से डल गए, हमने नहीं। और यही हमारे अरबी भाषा के साथ हुआ। देखिए एक चीज़ है, अगर आप अजान अगर आप स्थानीय भाषा में देने लगे, कितनी अच्छी बात है। क्या बात कितनी है कि अल्लाह अकबर, तो अल्लाह अकबर तो हिंदू भी उसकी समझ में नहीं आ रहा। अगर आप उसको कहें कि ईश्वर महान है, उसकी इबादत के लिए, उसकी स्तुति के लिए आइए, बुला रहेंगे, तो उससे कहेंगे ईश्वर महान है, वहाँ की लोकल भाषा है। तो जैसे ही आपने वहाँ के कल्चर में भाषा वहाँ से ली, उसने अलगाव पैदा कर दिया। वही हमने नामों के साथ किया। हमें स्थानीय कहीं की भी भाषा है, उसके अंदर जो है, अब मैं इसमें सवाल, लोग कहते हैं भाई आप उसके अंदर बिल्कुल साफ लिखा हुआ है कि वो रब्बुल आलमीन है, रब्बुल मुस्लिमीन नहीं, रब्बुल मुस्लिमीन नहीं है ना। तो रब्बुल आलमीन है तो हर जगह की, हर देश की, हर जगह की ज़ुबान जानता है वो, है। तो आप उससे महदूद कर रहे हैं एक ख़ास खित्ते के लिए, उस खित्ते के लिए वहाँ पर कर रहे हैं। तो हमें अपना यहाँ का जो है भारतीय कल्चर जो है, जो भारतीय संस्कृति है, अगर हम यहाँ की बात करें तो हमें ये भारतीय संस्कृति को अपनाना चाहिए, हमें उसका इस्तेमाल चाहिए। तो कहीं पर भी कुछ नहीं होगा इसमें। तो आपका ये कहना है कि हमने दीन यानी एक फेथ के साथ साथ पूरे सऊदी अरब का जो कल्चर है, जो वहाँ के नाम हैं, जो वहाँ की भाषा है, उन सब को आइडियलाइज़ कर लिया और हमने ये माना कि हम जितना उन जैसे हो जाएं उतना ही हम मुसलमान हो जाएंगे। ये कह रहे हैं आप। बिल्कुल। मेरा भी इस पर, मैंने काफ़ी कुछ लिखा भी है कि कैसे अरब संस्कृति को आइडियल टाइप मान करके हर वो बात, हर वो प्रैक्टिस जो अरब्स की थी, मतलब हास्यास्पद है। यहाँ पर अरब में जो लंबे जुब्बे पहने जाते हैं वो भी लोग पहन के घूमने लगे हैं। तो लेकिन मेरा ये मानना है कि जब से ये पेट्रोल आया, पेट्रोल वहाँ मिला और वहाँ यहाँ के लोग वहाँ मजदूरी करने गए, तो वहाँ से जब वो लौटे तो वो मालिक जैसे दिखने के लिए, उनका मालिक तो अरब था, शेख था, तो उस शेख जैसे दिखने के लिए शेख के जुब्बे भी ले आए, शेख का अबाया भी ले आए। तो वहाँ मैं आपको बताऊं, बचपन में कोई अबाया मुझे याद ही नहीं है। मतलब 80s में अबाया नहीं याद है, ये 90s की देन है। जब वहाँ से पेट्रो डॉलर कमा करके लोग वापस आए, जब वहाँ से मजदूरी करके वापस आए, तो वहाँ से वहाँ की ये जो चीज़ें लेके आए, उसमें फिर हमने देखा कि ये बहुत आगे बढ़ गया। तो ये बात सही है कि गुलाम का जो आदर्श होता है वो मालिक ही होता है, और ये हमारी मानसिक गुलामी है अरब संस्कृति के प्रति। और इसीलिए भारत के मुसलमानों में कुछ वर्गों में, ख़ासकर जो कम पढ़े लिखे हैं, उनमें ये टेंडेंसी देखी जाती है। भारत में एक सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन काम कर रहा था। इस पर सभी लोग बहस कर सकते हैं कि हाँ वो कितना सेकुलर था और जो राजनीति थी वो कितनी कॉन्स्टिट्यूशन पर आधारित थी। इसमें कोई शक नहीं है कि ये, इसमें बहुत सारे फॉल्ट लाइंस हैं। इसके बावजूद हमें जो मौके सेकुलर एजुकेशन के मिल रहे थे, हमने अपने आप को उनसे दूर किया। मैं आपको बताऊं, मुस्लिम इलाकों में उर्दू मीडियम स्कूल मांगे गए। तो हम सरकार से मांग क्या रहे थे? हम मुशायरे मांग रहे थे, शायरी मांग रहे थे, गालिब इकबाल को बचाने के लिए हम काम कर रहे थे। हम उर्दू एजुकेशन मांग रहे थे, उर्दू मीडियम एजुकेशन। तो ये यहीं से गड़बड़ थे, मुझे ये लगता है यहीं से गड़बड़ हुई। आपको उर्दू मीडियम स्कूल्स का क्या फ़ायदा नज़र आता है? नहीं, देखिए एक चीज़ है कि एक ज़ुबान है, वो ज़ुबान कल्चर के हिसाब से अब सीखना वो ठीक है नहीं,
लेकिन आपको आज के दौर की ज़रूरत है, उस ज़ुबान को आपको जो फ़रोग़ देना चाहिए था। लेकिन वही मैंने बताया ना कि वो उनका आपका जो ये कह रहे हैं ना कि अरब से वहीं कल्चर से वो ले लिया। एक और चीज़ है जिसे मैं महसूस करता हूँ बहुत ज़्यादा, वो ये है कि जो तहज़ीब और मज़हब है, तहज़ीब को मज़हब समझ लिया है नहीं। तहज़ीब जो है, कल्चर जो है और रिलीजन दोनों अलग चीज़ है नहीं, वो एक अलग चीज़ है। रिलीजन यानी कि मज़हब जो है वो इबादत के तरीक़ों का नाम है नहीं। आप नमाज है, रोज़ा है, ये इबादत के तरीक़े हैं आप जो है। और कल्चर क्या आएगा? तहज़ीब ये है कि खाना पीना, पहनना ओढ़ना, नाचना गाना, गाना बजाना, ये जो है ये तरीक़े हैं रहने के, कल्चर है। तो अब क्या होता है यहाँ पर, इससे अलगाव पैदा हुआ। मान लिया कोई मुस्लिम औरत महिला ने साड़ी पहन ली, बिंदी लगा ली है, वो भजन गाने लगे, तो क्या वो हो गई? इस्लाम से बाहर हो गई क्या? हाँ, इस्लाम से बाहर हो गई। अगर आप किसी से पूछेंगे, आप जाकिर नायक से ही पूछ लीजिएगा, जाकिर नायक फ़ौरन उसके ऊपर जो है अपना वो कह देगा कि ये तो गुनाह है, मुसलमान को नहीं है। मैंने सलाम करने की जगह राम राम कर लिया, तो ये अभिवादन है, मैंने उसकी ज़ुबान में कर लिया राम राम। इसमें कहा ये जो धार्मिक लीडरशिप हमारी है, इसने हमें अलगाव में डाला यहाँ पर। ये कल्चर की चीज़ है, मैं वो कर रहा हूँ। यहाँ तक कि मैं देखता हूँ कि पूरब में बहुत सी मुसलमान सिंदूर लगाती हैं। बिल्कुल है नहीं, तो सिंदूर से क्या उसने कोई पूजा करनी थोड़ी शुरू कर दी है? नमाज ही पढ़ रही है, सिंदूर लगा के भी नमाज। सिंदूर जो है कल्चर का हिस्सा है, बिल्कुल है नहीं। और ये हमारे यहाँ से, वो सही कह रहे हैं, जो अरब से थॉट आई, जो विचार आया, वो विचार उसने क्या करा है, हमारी ज़िंदगी को खुश एक रूह की ज़िंदगी बना दिया। आप शादी में, मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। मैं एक शादी में बैठा हुआ था, एक तरफ डीजे लगा हुआ था, हैं, लड़के नौजवान उस पर डांस कर रहे थे, लड़कियाँ भी उसमें बड़े शौक से देख रही थी। अचानक एक जो है ऊंचे पजामे वाला आया हैं, और वहाँ पर जो है बैठ गया, और उसने इस तरह से और वो करा, वो सारा बंद हो गया। ऐसा हो गया ये शादी जो है वो मातम हो रहा है यहाँ पर हैं, वो पूरा माहौल, भाई खुशी की चीज़ है। अरशद महमूद एक लेखक हैं पाकिस्तानी, हैं, उनकी किताब है सकाफती घुटन। अच्छा, हाँ, कल्चरल सफोकेशन। जी, उसमें यही मसला उठाते हैं कि भाई संगीत है, गाना बजाना है, ये सब चीज़ें हैं, ये इन्होंने जो है सब बंद करा दिया। आप देखेंगे कि ये प्रकाश जो मुस्लिम है, पहले डांस होते थे, पहले बाजे भी होते थे, सब बंद करा दिया, क्योंकि ये वहाँ से लेकर आए ये सब चीज़ें। तो ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वहाँ पर वो करो कि आप कोई, लेकिन शादी है या इस तरह का है, खुशी की चीज़ है। आदमी नाचने को दिल करता है, आदमी संगीत पे थिरकने को दिल करता है, म्यूज़िक पर जी। तो ये इन्होंने बंद करा दिया, ये तो पूरा वो कर दिया। एक चीज़ और है कि एक ख़ास तरह का सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी है अशराफिया में, मुस्लिम अशराफिया में, और वो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स यहीं से आता है, अपने मतलब आता तो फेथ से ही है, क्योंकि उनको ये लगता है कि उनके पास बेस्ट फेथ है, लेकिन वो उसके साथ साथ फिर उससे अलगाव पैदा होता है। आप बाकी के समाज से कटने लगते हैं अपने को सुपीरियर बनाए दिखाए रखने के चक्कर में। आपको क्या लगता है कि अगर सेकुलर निज़ाम में मुसलमान अपने को अलगाववादी बना करके रखे और दूसरों से ये उम्मीद करे कि वो हमें अपना ले, ये कितना मुमकिन है? मैं इस पर और एक किताब का हवाला दूंगा। बताइए। लेखक हैं मुबारक हैदर। उनकी किताब है तहज़ीबी नरगिसियत, किताब का नाम है। वाह वाह। हाँ, तहज़ीबी नरगिसियत। उसमें यही बताया है, ये जो सुपेरिटी है ना, कि हम सबसे आला हैं, हमारे पास सब कुछ है, हमसे बेहतर कोई नहीं है। जब आप ये कहते हैं, जब सबसे अपने आप को आला कहते हैं, तो क्या होता है, हम दूसरे मज़हब को जो है अपने से कमतर बता रहे हैं, दूसरे के कल्चर को हम अपने से कमतर बता रहे हैं। इससे क्या होगा, इससे अलगाव पैदा होगा। हम जैसे हम हैं, जैसे और मज़हब है, वैसे ही हमारा मज़हब है।
हम इस स्तर पे रहेंगे तो हमारे जो है अलगाव पैदा नहीं हो, ये हमारे जहन में बिठा दिया गया है। और ये कॉम्प्लेक्स है, और ये कॉम्प्लेक्स आप ये देखिएगा कि किस हद तक है हम लोगों को, कि जो बाहर से आए, चाहे मुग़ल हों या कोई हो, वो हुक्मरान बहुत छोटा सा तबका होता है। हम उनके साथ खुद को जोड़ लेते हैं, हम फातह हैं, हम विजेता हैं, हमने राज किया। भाई आपने राज कहाँ किया? वहाँ की हालत तो देखो। उस ज़माने के जो आम मुस्लिम है वो तो चंद लोग हैं। अब जैसे यहाँ पर हम कह दें कि हिंदू राज कर रहे हैं, वो तो चंद कॉरपोरेट हैं जिनके पास पूरा वो है सारा उसका। वो कहाँ सब हिंदू उनके बराबर कहाँ? वो तो बेचारे गरीब हैं, उनके तो हालत ख़राब है। ऐसे ही मुसलमानों में जो है ये कैसे आता? वो राहत इंदौरी साहब का जो है शेर, क्या हमारे फटे हुए दामन को ना देखो, हमारे ताज जो हैं अजायब घरों में रखे हैं। तो ये वही कॉम्प्लेक्स है कि हम हुक्मरान रहे हैं, नहीं रहे हैं हुक्मरान। जो हम बहुसंख्यक मुसलमान हैं वो यहीं से उसने जो ज़्यादातर मज़हब बदला है। हम दलित हैं, हम हिंदू हैं, तो हमें अपनी पहचान जो उससे ऊपर ले जानी चाहिए। ये रुकावट है। तो ये जो ताज वाली आपने बात करी, ये दोनों तरफ से हो रही है। एक तो ये कि मौलानाओं ने ये बात ड्रिल करी मुसलमानों के दिमागों में, और कल्चरल एलीट ने ये बात ड्रिल करी कि हम तो हाकिम होते थे, हम तो सरकार होते थे यहाँ की। और यही बात का सहारा लेकर के इस वक्त राइट विंग भी यही कहता है कि ये जो पंक्चर बना रहा है, ये जो जुम्मन है, ये जो अब्दुल है जो अभी बिरयानी का ठेला लगाए हुए है, इसने तुम पर जुल्म किया। तो हम किसके हाथ में खेल रहे हैं? ये जो गरीब मुसलमान है आज का, या गरीब ना भी हो, जो आज का ये मुसलमान है, इसकी पहुँच उस बादशाह सलामत के दरबार में ना तब थी ना आज के बादशाह के दरबार में है। यही हाल हिंदू का भी है। राजाओं के साथ मिल के मुग़लों ने देश को चलाया, हिंदू राजाओं के साथ, जिनको उन्होंने राजपूत कहा। और आज भी जो आपने बहुत सही बात कही कि ये जो कॉरपोरेट्स हैं यही आज के राजा हैं, इनके अनुसार सरकारें चल रही हैं। अब किसी गरीब हिंदू को जिसके पास कुछ भी नहीं है, उसको राम नाम जपने में लगा करके उसको ये बताया जा रहा है कि देखो अंबानी और तुम एक ही समाज के हो, एक ही धर्म के हो, तो ये तो बेवकूफ़ी बनाया जा रहा है। ये बेवकूफ़ी मुसलमान पहले से कर रहा है। सही बात है, ये आपकी बात सही है। असल में यही है कि जो लोगों के अंदर ये है कि धर्म जो है वो कभी यूनिटी की वो नहीं करता है। धर्म कभी लोगों को एक नहीं करता, ये बिल्कुल सच्ची बात है। कल्चर एक करता है, बिल्कुल है नहीं, संस्कृति एक करती है। या फिर हम और आगे की बात करें आधुनिक, तो वर्ग एक करता है, क्लास एक करता है। और इतनी सच्चाई है वर्ग में कि कोई भी, चाहे उसका माने हिंदू ही की हम लेते हैं, तो हिंदू जो संपन्न है, अमीर है, वो कभी गरीब हिंदू के साथ ताल्लुक़ नहीं रखता है। उसका जो है अपने बच्चों की शादी नहीं करेगा, उसको अपने महफिल में नहीं, अपनी पार्टी में नहीं बुलाएगा, क्योंकि वर्ग वहाँ काम कर रहा है। ऐसे ही हम आज देखते हैं कि आज जो ईरान का और ये सब चल रहा है, और सारे हुक्मरान वो अमेरिका और इज़राइल के साथ हैं, अरब के। उसकी वजह यही है कि उनका क्लास, उनका तबका जो है वो अमेरिका और इज़राइल के हुक्मरान तबके के साथ है, इसलिए वो उनके साथ हैं। लोग यहाँ पर नादान लोग हैं, लोग कह देते हैं कि अरे साहब वो मुसलमान क्यों नहीं बोल। वो मुसलमान उसके फेवर में बोलेंगे नहीं, उसका तो एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं। हमेशा क्लास इंटरेस्ट एक जगह होता है। हाँ, और उसमें किसी भी और आइडियोलॉजी का कोई हाथ नहीं होता, खासकर रिलीजियस आइडियोलॉजी का हाथ नहीं होता है। ये बात सच कही आपने। तो कमिंग बैक टू इंडियन मुस्लिम्स, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आप देखते हैं जो पिछड़ेपन का कारण है भारतीय मुसलमानों के शिक्षा में? और सिर्फ शिक्षा ही नहीं है, आर्थिक स्थिति और शिक्षा तो है ही है, लेकिन समाज के तौर पे भी हम उतने डिसेंट समाज नहीं हैं। हालांकि अब तो राइट विंग, हिंदू राइट विंग ने भी अपने समाज को डंबिंग डाउन शुरू कर दी है, और वो भी जहालत में ग्लोरिफिकेशन ढूंढ रहे हैं, हिंसा में ग्लोरिफिकेशन ढूंढ रहे हैं। तो पहले तो हमें लगता था हमसे बेहतर हैं, हम उनके जैसे हो जाएं, हम अच्छे बन जाएं, तो हम पढ़े लिखे हिंदू समाज की तरफ देखा करते थे। मगर आज जो चल रहा है देश में, वो तो उससे तो आप दूर ही रहना चाहेंगे। मगर मुसलमानों के पिछड़ेपन का क्या कारण है, अखलाकी पिछड़ेपन का, खासकर व्यवहार में? मुझे लगता है कि वो जो समाज सवाल पर पाबंदी लगाएगा, सवाल को प्रोत्साहित नहीं करेगा, उसे बढ़ाने में वो पीछे जाएगा। कभी मुसलमान
आप देखिएगा कि उन्होंने सवाल पर वहाँ पर जो है कोई पाबंदी नहीं थी, तो वो तरक्की कर रहे थे। ऐसा दौर था। हाँ, ये आप देख लीजिए 8वीं से 14वीं सदी तक का वही दौर तो है जिसे गोल्डन एज कहा जाता है। सुनहरा दौर इतिहास का। उसमें मुतजिला है, अशरी हैं, तो वो सवाल कर रहे थे। और तब सारे, चाहे वो इब्न रुश्द हो, इब्न सीना हो, अल-फराबी हो, है नी, ये सारे जितने भी थिंकर हैं और वहाँ पर जितना तरक्की हुई है साइंस की, उसकी वजह ये है, उसकी वजह यह है कि सवालों पर पाबंदी नहीं थी। लेकिन जैसे ही वहाँ पर अशरी गालिब आए जिन्होंने सवाल पर पाबंदी लगानी शुरू करी, मुतजिला ख़त्म हो गए हैं। और उसके बाद से आज तक मुसलमान जो हैं तकलीदियों का दौर है। हाँ, वही दौर है। और हमेशा से ये दो विचारधाराओं, दो नज़रिए का टकराव है। और यूरोप आगे क्यों बढ़ गया कि वहाँ पर सवाल लगाने वाले, पूछने वाले, वो जो है वो गालिब आ गए। हमारे यहाँ जो सवाल को रोकने वाले हैं वो गालिब आ गए, तो हम पिछड़ गए हमारे सवाल के अंदर। हम सवाल क्या है, साइंस, हम साइंस के दुश्मन हो गए। जब जहन में हम साइंस विरोध में, साइंस को क्या मौलवी ने हमारे जहन में बिठा दिया कि ये खुदा के ख़िलाफ़ है। और जब खुदा के ख़िलाफ़ जो है, जब साइंस को बिठा दिया, तो जब बच्चा, क्या होता है मुसलमानों में, आप ज़्यादातर देखेंगे पढ़ाई में, वो आर्ट साइड या कॉमर्स की तरफ चला जाता है, साइंस सब्जेक्ट छोड़ देता है। और उसमें माँ बाप जो हैं, क्योंकि माँ बापों का जहन एंटी साइंस है, तो वो उसकी मदद नहीं करते, कहना ठीक है, जहन में बैठ गया। और उसकी वजह क्या होता है कि वो कंपटीशन से बाहर हो जाता है, जो बड़े कंपटीशन है उससे बाहर हो जाता है। तो ये एंटी साइंस जो है, ये जहन जो है, ये इसने बड़ा नुकसान किया है। आपको क्या लगता है, भारत में तो बहुत साजगार परिस्थितियाँ थी अपने आप को आगे बढ़ाने की, नौकरियों में जो टेक्निकल नौकरियां हैं उसमें, और बाकी सब जगह। स्टॉक एक्सचेंज में भी अगर आप देखें तो मुसलमान सबसे आखिर में दाखिल होते हैं, है ना। कई बार ऐसा होता है कि हमारे मौलाना पहले रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन समय का प्रवाह तो आगे ही बढ़ेगा, वो कभी पीछे तो जाता नहीं है। तो फिर वो रोक नहीं पाते हैं, तो वो धीरे धीरे रियायतें देना शुरू करते हैं। इसी तरह से स्टॉक एक्सचेंज में जाने के लिए फतवे बहुत बाद में आए, है ना। 90s में जा कर के फतवे आए, मलेशिया से फतवा आया, कतर से फतवा आया कि भाई आप इन स्टॉक्स में आप डील कर सकते हैं और इनको छोड़ सकते हैं। तो ये बात तो जग जाहिर थी, मुसलमानों को पता था कि आप हैम या बेकन इंडस्ट्री में नहीं जा सकते हैं, या आप शराब की इंडस्ट्री में नहीं जा सकते हैं, उसके अलावा तो आप कर ही सकते थे काम। तो ये जो चीज़ है कि हर नई चीज़ को नकार देना, कभी शिर्क कह के, कभी बिद्दत कह के, कभी गैर इस्लामी कह के, कभी लादीनी कह के, ये एक टेंडेंसी ख़ास तरह की है। ये इससे बहुत नुकसान हुआ है। और मैं देखता हूँ कि जहाँ पर भी कोई इस तरह की बात होती है, जो पढ़ा लिखा मुस्लिम भी है नहीं, उस पढ़े लिखे जो है मुस्लिम के अंदर भी वो उस पर रिएक्ट नहीं होता, बल्कि खामोश हो जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर, जबकि रिएक्ट करना चाहिए, जब वहाँ पर पाकिस्तान के अंदर शेर अली, प्रोफेसर शेर अली हैं जो वो पढ़ाते हैं, उनसे कहा गया, उनसे बाकायदा सबके सामने उन्होंने कहा कि डार्विन नहीं पढ़ाऊँगा, मैं गलती हो गई। डार्विन को जो है वहाँ पर वो कर दिया उन्होंने, और इनको हीरो बना दिया, और सबके सामने वो कह रहे हैं कि साहब मैं नहीं पढ़ाऊँगा, मुझसे गलती हो गई है। तो ये रिएक्ट करना चाहिए था पढ़े लिखों को, क्या कर रहे हैं साइंस के खिलाफ। अच्छा, यही बात जो इस तरह की चीज़ें हैं, ये पढ़ा लिखा जो है, आप भी रही हैं, आप किसमें इम्पार और यहाँ के उसमें बहुत रही हैं, मैं भी करीब से इन्हें जाना। तो जहनी तौर पर ये अंग्रेज़ी तो बहुत बोलते हुए नज़र आ जाएंगे, लेकिन वहाँ से अंग्रेज़ी ना तो ये सेकुलरिज्म ले पाए हैं, जो प्रोग्रेसिव चीज़ें हैं वहाँ से, जो मॉडर्न जो सोच है वो नहीं ले पाएंगे। तो अब आप देखिए उर्दुगान, जो एक टर्की तरक्की पसंद मुल्क था, कमाल पाशा ने सेकुलर मुल्क बना लिया था, उसको वापस जो है पीछे को उर्दुगान जो है उन्होंने ले गए। आप जो अर्दोगान की टेंडेंसीज़ की बात कर रहे हैं, जो कट्टरपंथी टेंडेंसीज़ हैं, मुझे लगता है कि हुक्मरानों से कभी भी ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए
क्योंकि वो तो बहाव के साथ जाते हैं। जहाँ जनता, उनको लगता है जनता को कंफर्ट जोन से हिलाना नहीं है, जनता जिस तरफ जा रही है, तो एक ख़ास तरह की जो कैपिटलिस्टिक वो है, हावी होने की टेंडेंसी है, उसको, उसके मुखालफत में जो खड़ा होता है वो दो ही फोर्सेस हो सकती हैं। आप देखिए ईरान में भी जिस वक्त क्रांति हुई है तो उस वक्त भी वहाँ कम्युनिस्ट मूवमेंट भी बहुत स्ट्रांग था, बहुत, है ना। ये इत्तेफाक है, ये मतलब इत्तेफाक तो नहीं, खैर इसके पीछे सियासत है वेस्ट की कि कैसे कम्युनिस्ट मूवमेंट को पीछे कर दिया गया और इस्लामिक मूवमेंट आगे आ गया। हम जानते हैं ये कुछ फोर्सेस हैं जो हर जगह करती हैं, हर समाज में करेंगी। भारत का समाज जिसमें बहुसंख्यक हिंदू समाज है, ये भी बहुत तरक्की कर सकता था। आप देखिए कि वो कौन सी फोर्सेस हैं जो भारत के हिंदुओं को साइंस के बजाय मैजिक की तरफ और क्या कहूँ मैं, अंधविश्वास की तरफ, तंत्र मंत्र की तरफ, और ये जो ग्रह नक्षत्रों का मामला है इसकी तरफ ले जा रही है। तो मुझे वही सब कुछ दिखता है जैसे एक ज़माने में मुसलमानों के साथ किया गया। तो भारत को भी पीछे रखने के लिए कुछ शक्तियां हैं जो भारत के बहुसंख्यक समाज के साथ यही कर रही हैं। बिल्कुल। असल में क्या है, ये ऐसा नहीं है अनायास है, ये बुरा सोची समझा है। जो ऐसे लोग जो अंधविश्वासी हैं, ये सब चीज़ें, इन पर राज आसानी से किया जा सकता है क्योंकि इनके पास सवाल करने का वो नहीं होता है। सवाल पर पाबंदी, जब आप सवाल पर पाबंदी, जैसे मुसलमानों में सवाल पे पाबंदी है, अब वही चीज़ें इन पे आ रही हैं। जैसे पाकिस्तान में सवाल पे पाबंदी है, अगर कोई कर रहा है, ऐसे ही यहाँ पाबंदी हो रही है। असल में ये पूरा एक लगातार चलता रहा है और लगा चलता रहा। आपको मैं बताऊं, मैं थोड़ा सा उसमें ले जाऊंगा इससे जोड़ते हुए आज के उसमें 1453 का जो कॉन्स्टेंटिनोपल पे तुर्कों का हमला है जी। उस हमले के बाद उन्होंने पूर्वी रोमन साम्राज्य को हरा दिया जी। उसके बाद से मुसलमानों का जो उन्हें करना चाहिए था, तुर्कों को क्या करना चाहिए था, वहाँ बड़े पैमाने पर वहाँ पर आलिम थे। कौन? यूनान के हैं। उनके पास बहुत नॉलेज थी उस ज़माने की, लेकिन उन्होंने बजाय उनकी कदर करने के उन्हें ऐसा माहौल कर दिया कि उन्हें वहाँ से भागना पड़ा। भाग कर कहाँ पहुँचे? इटली। इटली में पहुँच कर क्या हुआ? रेनेसां हुआ है। एक बुखार जैसा आया यूरोप के लोगों को जो यूनानी ज्ञान है उसे सीखने का, और उन्होंने वो सीखा और वो आगे बढ़ गए। वहाँ रहने से आता हैगा। यहाँ क्या हुआ? इन्होंने वो जो मौका था इतने बड़े आलिमों का खो दिया। फिर दूसरा काम किया क्या? उन्होंने जो व्यापार का मार्ग था वो बंद कर दिया, अंग्रेज़ों को फ़ायदा कर दिया। उन्होंने समुद्री मार्ग खोज लिया। तुमने हिंदुस्तान से और चीन से व्यापार है बंद किया, उन्होंने समाज, वो तो पूरी दुनिया में राज करने लगे आपने। तो आप जाहिर में तो लग रहा है कि आपने जीते और वो हारे, लेकिन हकीकत ये है कि यूरोप जीता। वहीं से वहाँ पर रेनेसां आया, फिर औद्योगिक क्रांति हुई, एनलाइटनमेंट हुआ। आप क्या कर रहे थे? आप इब्न रुश्द के ऊपर जो है मस्जिद के ऊपर बिठाकर उसे तुकवा रहे थे मुंह पे, है, और यूरोप उनकी कदर कर रहा था, है नहीं? तो ये वहाँ से जड़ें चली आई हैं यहाँ तक। भारत के अंदर ये आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रही हैं। आप देखिएगा क्या दौर था प्रगतिशील लेखक संघ, है, तरक्की पसंद, वो कैसे कैसे लेख हैं हमारे पास जो है? रशीद जहाँ जैसी हैं, इस्मत चुगताई हैं, रुकैया सखावत हुसैन हैं, कुरतुन हैदर हैं, ये सब महिलाएं वहाँ पर जो हैं। और सारे जितने देखिएगा जनवादी वो प्रगतिशील लेखक संघ में वहाँ जो सम्मेलन होता है 1936 का लखनऊ में, जिसकी सदारत मुंशी प्रेमचंद करते हैं, उसमें ज़्यादातर मुसलमान हैं। अली सरदार जाफरी से लेकर और ये सब मुसलमान हैं। यानी कि तरक्की पसंदी की दौड़ में वो आगे बढ़ रहा है। किसने रोका? ऐसा नहीं है कि मुसलमानों ने, ये जो सब इल्ज़ाम है कि मुसलमानों ने कोशिश नहीं की, मुसलमानों ने बहुत कोशिश की है हर जगह। आप देखिए इंडोनेशिया में कोशिश की मुसलमानों ने आगे बढ़ने की। क्या करा अमेरिका ने? मतलब अमेरिका जो आज वो कर रहा है, बताएं क्या करा? 10 लाख से ज़्यादा लोगों का कत्ल कराया वहाँ पर, और पूरा वो फिर बैक वहाँ पर लिया है। इराक के अंदर सद्दाम ने शरीयत हटाया, आपने उसको हटाकर वहाँ किसको बैठा दिया? अलकायदा। लीबिया
कद्दाफी सोशलिस्ट कितना आदमी था। कितना आदमी वो कर रहा था, आपने वहाँ पर जो है उसे पहुँचा दिया। तो आप जहाँ पर भी कर रहे हैं, ऐसे ही ईरान में भी आज की जो हालत है, ईरान में अगर 1953 में 51 में मोहम्मद मुसद्दिक आते हैं जी, वो नेशनलाइजेशन करते हैं, राष्ट्रीयकरण करते हैं तेल का। अमेरिका और ब्रिटेन दोनों को जो CIA और वो मिलकर वहाँ जनता को भड़काती है और जनता भड़काने में आ जाती है, तख्ता पलट कर देते हैं उनका। आज के एनालिस्ट जो हैं उनको ये सब बातें जैसे पता ही नहीं है, या वो छुपा करके इसको कट ऑफ मान करके आगे बात करते हैं। ये नहीं देखते हैं कि ये सारे खित्ते, इलाके कितने प्रोग्रेसिव मूवमेंट्स में के जद में थे, और अगर वो हो पाते, परवान चढ़ती वो मुहिम, तो ये बिल्कुल सोवियत ब्लॉक था। अरे बिल्कुल, है ना? तो ये इस पर बात नहीं होती है। दूसरी बात मैं यहाँ पर भारतीय मुस्लिम के हवाले से ये करना चाहती हूँ कि अपनी मुस्लिम सकाफ़त को रीइन्वेंट करना चाहिए था, जो भारत की संस्कृति और जो दीन है, जो एकेश्वरवाद है ना, कि ला इलाहा इल्लल्लाह। तो ये दोनों चीज़ें ऐसी थी जो अगर साथ में आती तो बड़ा खूबसूरत संगम बनता, क्योंकि भारत में पहले से ही ये धारा है स्पिरिचुअलिटी में कि ईश्वर जो है सर्वसत्तामान एक है। ठीक है, एक ईश्वरवाद का यहाँ पर पूरा माहौल था, तो कहीं से कोई झगड़ा तसाद नहीं था। हुआ ये है कि भारत के मुसलमानों को किसने ये एजेंडा दिया कि तुम अपने आप को अलग दिखाने के चक्कर में हर चीज़ अपनी अलग करते चले जाओ। और ये भी मैं देखती हूँ 19वीं सदी का है। आप जितने भी पुराने लोग हैं मुस्लिम समाज के, जो हीरोज़ हैं, जो स्वतंत्रता सेनानी, इन सब को देखिए, इन सब के सर पर जो साफ़ा है वो हिंदुस्तानी है, जो कपड़े हैं वो हिंदुस्तानी हैं, ये सब चीज़ें हैं। तो हम लोग विजिबली अलग हो गए, मुसलमान विजिबली अलग हो गया। ये कहाँ से आया? ये किसने डाला कि तुम्हें दिखना अलग है? ज्यूस के साथ में तो हिटलर ने ज़बरदस्ती की थी कि तुम्हें स्टार ऑफ डेविड अपनी आस्तीन पे पहन के चलना है। यहाँ तो वो खुद ही स्टार ऑफ डेविड बने घूम रहे हैं। असल में ये बहुत बढ़िया बात कही आपने। ये जो आप के ईश्वर एक है, ये उसके अंदर, हिंदुस्तान के अंदर 2 तरह की उपासना, सगुण और निर्गुण। जी, तो निर्गुण की परंपरा हमारे यहाँ पर मौजूद है। मुसलमान क्या है, निर्गुण की तो कर रहे हैं। आर्य समाज निर्गुण की तरफ तो गया। मैं यही कह रही हूँ कि ऐतिहासिक तौर पे यहाँ इस तरह की पूजा पद्धति, साधना, सिद्धि, ये सारी मौजूद थी जो एकेश्वरवाद की तरफ ही ले जाती है और कह के ले जाती है। बल्कि इतने आंदोलन हिंदू समाज के अंदर चले हैं जिन्होंने मूर्ति पूजा को गलत ठहराया है, मूर्ति पूजा को पूजा की सबसे निकृष्ट फॉर्म के तौर पे बताया है, और ये भी कहा है कि ये बहुत जाहिल, छोटा दिमाग, कमज़ोर दिमाग के लिए है कि उसको ध्यान लगाने के लिए एक ऑब्जेक्ट चाहिए। जो हाई स्पिरिटेड लोग होते हैं उनको वो साधना करते हैं, वो ध्यान लगाते हैं, उनको किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है। तो चाहे परमहंस की परंपरा आप देख लीजिए, चाहे स्वामी और जो हमारे रिलीजियस लोग हुए भारत के, वो तो उन मूर्ति पूजा को लेकर के बहुत क्रिटिकल है। लेकिन मैं इसमें एक बात कहता हूँ, हमें जो है, मान लिया मूर्ति पूजा ही है नहीं, वो उनका उसमें हर्ज क्या है? जो नई मूर्ति पूजा कर रहे हैं वो भी सही है। बिल्कुल नहीं, मैं हर्ज की बात नहीं कर रही हूँ। मैं ये सिर्फ कह रही हूँ भारत में वो तत्व पहले से मौजूद थे। हमें किसी बाहरी धर्म के जरिए ये नहीं जानना था। बिल्कुल। ये परंपरा हमारे यहाँ थी पहले से कि ईश्वर एक है, और उस आध्यात्मिक जो स्पिरिचुअल ट्रेडिशन है वो सारा, उसमें इसकी बात होती है, आज भी होती है। हाँ, एक चीज़ और है, देखिए एक चीज़ है जो हिंदू धर्म के अंदर की सुंदरता है, खूबसूरती है, उस खूबसूरती की जो ये दूसरी थॉट जो अरब से आई, जो जिसे हम कहते हैं, जिसने हमारे के अंदर जो है कल्चर से अलगाव सिखाया, इसने कि उसकी तारीफ आप जो है कोई नहीं करता वो नज़र आएगा। हिंदू तो इस्लाम की उसमें तारीफ करते नज़र आएंगे। अब ये देखिए कि हिंदुओं के अंदर एक ही परिवार में अलग अलग तरह के मानने वाले हैं। एक सुबह पूजा कर रहा है, एक दोपहर को कर रहा है, किसी को इतराज़ नहीं है। बिल्कुल। एक गणेश की कर रहा है तो एक हनुमान की कर रहा है, कोई इतराज़ नहीं, कोई शंकर की कर रहा है, नहीं कर रहा है तो भी इसके खिलाफ है, तब भी है। और यहाँ क्या है,
यहाँ आपको जो है ये नकली चीज़ है। यहाँ क्या करा कि वो मौलवी जो है वो खुद तय कर रहा है कि भैया खुदा पे छोड़ दो ना, खुदा तय करेगा कि ये अगर मान लिया अहमदी हैं, तुम कौन होते हो निकालने वाले हैं मज़हब से? उसका एक नज़रिया है, और अगर उसका नज़रिया गलत है तो जो अल्लाह है वो उसकी इबादत को नहीं मानेगा। अल्लाह मियां का काम यहाँ वो अपने हाथ में ले लेते हैं। हाँ, मरने के बाद उसे वो कह देगा भाई तुम्हारा गलत तरीका है, तुम ये चीज़ है कि तो तुम कौन रो रहे को निकालते हो। यहाँ हिंदुस्तान में कितने अलग अलग तरह के पंथ हैं और सब जो है मिलकर रह रहे हैं। बिल्कुल पंथ रह रहे हैं। हमारे यहाँ हम इतने तंग नज़र हैं कि हम जो है उसे वही कर रहे हैं कि शिया और सुन्नी, भाई उसमें आपका नज़रिया है, आपका शियाओं का एक नज़रिया है, उन्हें किसी चीज़ से अगर और आप अपने लिए जिम्मेदार हैं अपने अल्लाह की नज़र में। अल्लाह मियां ने आपको ठेकेदार अपना एजेंट बनाया ही नहीं है। सही बात है। तो ये बड़ा मसला है। एक इखलाकी सवाल पर आना चाहती थी कि ऐसा क्यों है कि मुस्लिम इलाके जो हैं वो अभी से नहीं, अभी की मैं बात नहीं कर रही, जब हम भी बड़े हो रहे थे तब भी यही चलता रहता था, ये बातचीत होती थी कि वहाँ पर अराजकता ज़्यादा है, वहाँ तनाव ज़्यादा है, कशीदगी ज़्यादा है, और एक केओस, एक ख़ास तरह का केओस है। हम उस केओस के आदी हो गए हैं, एक ख़ास तरह का शोर है। और मुझे बड़ा दुख होता है कि हम जैसे ही दूसरे लोग, अब जो बहुसंख्यक समाज है वो भी हम जैसा बनने लगा है। वही केओस, वही शोर शराबा, वही। देखिए एक चीज़ है, एक वही चीज़ है कि अगर आप अहंकारी हो गए, मतलब हमें मज़हब में कि हम जो है सबसे आला हैं, ये हमारे जहन में, अब वो नौजवान है, कोई भी ऐसी तंजीम नहीं है जो इसके लिए काम करे कि उनके अंदर जो है, नौजवानों के अंदर एक तहजीब, एक शिष्टाचार, एक जो है वो नज़रिया है कि भाई समाज के साथ जो कैसे रहना चाहिए, है नहीं। तो उसकी वजह से अब उन्हें मान लिया आप नमाज तो के लिए तो ले जा रहे हो हैं, लेकिन जो उनको अमली ज़िंदगी है, जो हमें कैसे रहते हैं, वो उन्हें नहीं सिखलाई जा रही। तो वो बच्चे जो है इधर जा रहे हैं, कोई ऐसा प्लेटफार्म नहीं है। उन्हें सिर्फ एक काम कर रहे हैं कि आप नमाज को चलिए बस। तो नमाज के बाद आपकी ज़िंदगी में क्या तब्दीली आ रही है? भाई नमाज पढ़ के अगर आप एक बेहतर इंसान नहीं बन रहे हैं, आपका बर्ताव अपने उसमें नहीं है। सिविक सेंस की बात कर लीजिए। सिविक सेंस, आप नमाज पढ़ें, उसमें तो कोई बात ही नहीं, किसी को कोई कुछ नहीं कहना है, वो आप पढ़िए। मगर बाहर निकलने के बाद आपके मोहल्ले गंदे हैं, आप वहीं थूक रहे हैं, वहीं आप गंदगी कर रहे हैं, कूड़ा अपना लिटरिंग कर रहे हैं। देखिए भारत का इस समय बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है इस बात से कि भारत एक बहुत गंदा देश है। ये सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं, हम सभी लोग, मतलब सभी भारतीयों की बात है। लेकिन मैं अपना घर पहले सुधारना चाहूँगी, इसलिए मैं इस बारे में बात कर रही हूँ कि मुस्लिम इलाके में केओस ज़्यादा है, गंदगी है, और अपनी ही दुकान के आगे बैठे हैं, वहीं थूक रहे हैं, वहीं कूड़ा फैला रहे हैं, वहीं बैठे बैठे हाथ धो रहे हैं, यही सब कर रहे हैं। तो ये जो सिविक सेंस की कमी का सवाल है, मैं इसलिए मुसलमानों के हवाले से पूछूंगी कि जहाँ पाकीज़गी को, जहाँ सफाई को आधा ईमान के बराबर माना गया कि अगर आप सिर्फ साफ़ सुथरे रहते हैं तो आधा ईमान आपका इसी में मबनी है, इसी से तय हो जाता है। लेकिन क्यों ऐसा हुआ कि मौलानाओं ने हर मुसलमान मर्द के जहन में ये तो बिठा दिया कि तुम 3 तलाक दे सकते हो, तुम 4 शादी कर सकते हो, लेकिन तुम साफ भी रह सकते हो और अपने इर्द गिर्द को साफ रखो, ये तुम पर ज़रूरी है। ये क्यों नहीं दे पाए? एक ख़ास आदत जो है हमारे उससे कि हमारे से मुख्तलिफ के साथ रहने की आदत नहीं, ये जो हमारे अंदर पड़ गई, ये यहीं से आई। जो हमारे ये हैं, भाई आप ये सारी चीज़ें बतलाएंगे, एक पूरा बनाएंगे कि हमारे माशरे में क्या क्या खराबी हैं, तो उन खराबियों को दूर करने की आप कोशिश करें। तो वो खराबी क्या हैं हमारी, जो है ये जब बताया जाएगा, लोगों के अंदर काम किया जाएगा, तभी होगा। वो तंजीमें सिर्फ नमाज़ पढ़ाने के लिए बात करती हैं, उनका नमाज़ पढ़ाने पे अगर चला गया तो हो गया काम, फिर बाकी काम उन्होंने जो छोड़ दिया। तो ये बहुत ज़रूरी है कि ये बात आपने बड़ी बुनियादी उठाई है कि ये जो हो रहा है, जिस तरह का नौजवान होना चाहिए हैं, अगर उसे एजुकेशन की तरफ ले जाते और एजुकेशन के अंदर ये सब चीज़ें बताई जाती मॉरली कि भाई क्या क्या चीज़ें आपकी ज़िंदगी में, तो उसमें चेंज आता है, ऐसा नहीं है। और इस काम को किया जा सकता है, और कैसे किया जा सकता है, मान लिया
तंजीमें ऐसी हों जो बच्चों को एक ग्रुप बनाकर और उसमें काम करें, तो आप संस्कार उनके अंदर शुरू से डाल सकते हैं। अब आप सिर्फ जो मजहबी हैं वहाँ तक ले जा रहे हैं, उनके जो अमली ज़िंदगी उस पर नहीं कर रहे हैं, तो ये काम बहुत ज़रूरी है। आप सही, ये पॉइंट सही हैगा, ये काम करने की चीज़ है ये मुसलमान, है ना। अच्छा, आप वैसे तो बड़ा कल्चरल प्राइड लेते हैं कि आप बहुत आला हैं क्योंकि आप ख़ास धर्म में पैदा हुए, लेकिन आप अब जब अपने ही मोहल्लों को बर्बाद करते हैं, ख़राब करते हैं, अराजक बनाते हैं, सवाल नहीं, अगर कोई किसी नौजवान को अगर आप बदतमीज़ी करते हुए देखते हैं उसको रोकते नहीं हैं, कूड़ा फैलाते हुए देखते हैं उसको रोकते नहीं, शोर होता हुआ देखते हैं रोकते नहीं हैं, और यही लोग अगर कोई आप देखें मिक्स सोसाइटी में जाके रहते हैं तो वहाँ आराम से शांति से रहते हैं। वहाँ कोई ये नहीं कहेगा क्योंकि मुसलमान हैं, 2 घर मुसलमानों के भी हैं हमारे सोसाइटी में, इस वजह से हमें परेशानी हो रही है कि कूड़ा फैला रहे हैं या शोर कर रहे हैं कुछ। यही मुसलमान मिक्स सोसाइटी में जा कर के अच्छे से रहते हैं, सारी सिविक सेंस आ जाती है। अपने मोहल्लों में ये करते हैं जहाँ पर इनको लगता है कि हम सब मैं ये समझता हूँ कि ये सारे उसमें है। ये यहाँ पर पाकिस्तान में भी मैंने देखा। आप गए पाकिस्तान? मैं गया। अच्छा। मेरी जो सगी बहन जो है पाकिस्तान में, तो मैंने वहाँ पर देखा कि जो 14 अगस्त होता है तो वहाँ के नौजवान जो बाइक है, मोटरसाइकिल है, उसका साइलेंसर निकाल देते हैं। ओह, जिससे शोर कर सकें। इतना शोर करता है। ये उससे उन्हें जो है मतलब खुशी मिल रही है, तो ये मनोरंजन तो क्या है, ये जो कल्चर पे काम करना चाहिए, तो जो तहजीब पे करना चाहिए था, हमने किस तारीख किधर मोड़ दिया। अब देखिए मुस्लिम इलाक़ों में, मैं सारी दुनिया के मतलब सारी दुनिया तो नहीं, 20-21 मुल्कों में मैंने देखा जी। कि वहाँ पर भी मीट का कारोबार करने वाले जो लोग हैं, उसमें जो भी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, वहाँ के लोकल्स हों, सब जगह एक ही तरीका है कि वो फ्रिज होता है, उसके अंदर सामान रखा जाता है और हाइजीन का ध्यान रखा जाता है। लंदन से लेकर के हर जगह मैंने यही देखा। सिर्फ भारत में देखा मैंने कि जो मुस्लिम इलाके के मीट शॉप्स हैं उसमें उन्होंने वो कटा हुआ सर और कटे हुए भेजा, कलेजी, ये सब टांग रखा है जैसे ये कोई फूल हो, जैसे ये कोई सजावट की चीज़ हो। जो निकल रहे हैं, जो लोग नहीं खाते हैं, और ख़ुद हमें भी कि अगर आप जानवर का सर काट करके सामने रखे हुए हैं तो आप सोचिए कितनी परेशानी होती है वो देख करके। और उसको सजा के रखते हैं, पैर कटे हुए, सर कटे हुए, फेफड़ा, कलेजी, गुर्दा, ये सब टांग के रखते हैं। जिस तरह का मौसम है, इतनी गर्मी है, उसमें बैक्टीरिया पनप जाएगा, वो हेल्थ हज़ार्ड है। और मुझे ये नहीं समझ में आता है कि जब एक गवर्नमेंट का डायरेक्टिव है कि भाई आप इसको फ्रिज के अंदर रखिए और इसको ड्रेसअप करके सारा साफ़ सुथरा करके रखिए और उस तरह बेचिए, तो क्या ज़िद है मुस्लिम इलाके के मुसलमान मीट शॉप्स ओनर्स की कि भाई हम ऐसे ही बेचेंगे? और अगर मुस्लिम इलाके के अलावा भी कहीं ऐसा ही बिक रहा है तो वो भी क्यों बिक रहा है? और लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज इस पर काम क्यों नहीं करती हैं? क्यों नहीं कहती हैं कि आप की बुनियादी शर्त है कारोबार की कि आप एक फ्रिज रखें, फ्रिज के अंदर रखें, जैसे रसमलाई और चमचम और ये सब बेचने वाले लोग फ्रिज रखते हैं ना, और उसमें से उनके प्रोडक्ट दिख भी रहा है, लोग आते हैं अपनी पसंद की मिठाई मांगते हैं और ठंडी ठंडी खा लेते हैं। ऐसा इसी तरह रखा जा सकता है। तो ये मुझे लगता है ये मैन्युफैक्चर्ड क्योस है, मैन्युफैक्चर्ड अगलीनेस है, इसको सब ने मिल के बनाया है। क्या ये लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज को नहीं दिख रहा है? क्या ये जो भी विभाग इसके लिए ज़िम्मेदार हैं, फूड अडल्ट्रेशन वाले, जिनका काम है ये देखना कि स्वच्छ हालात में खाना बिके, खाना पके, खाना खाया जाए, ये वो लोग क्यों नहीं देख रहे हैं और ये लोग भी क्यों नहीं कर रहे हैं? ऐसा है, इसमें एक चीज़ हुई है जो पहले नहीं थी। अब हमारे कम से कम मैं यूपी में तो देख रहा हूँ, अपने शहर में तो देख रहा हूँ कि पहले जिस तरह से खुला जो बिकता था अब ढककर बिक रहा है। फ्रिज लोग आ गए हैं, टाइल्स से लग गई हैं। तो ये क्या हुआ? सरकार के हस्तक्षेप से हुआ, खुद नहीं हुआ। भाई ये जो हमारे जो है जो तबलीग कर रहे हैं या और काम है, ये तबलीग क्यों नहीं करते? इस मसले का ये जिम्मेदारी उनकी बनती है कि आप ये तबलीग करें, लोगों को बताएं। वो नहीं करके सरकार को करना पड़ रहा है। अब आपको रखना पड़ रहा है ये सब चीज़ें। तो ये वही चीज़ है कि हम कहीं ना कहीं जो कल्चरली
जो हमारे अंदर होनी चाहिए वो बैकवर्डनेस आई है। और बैकवर्डनेस को करने का यही है कि जो हमारा जो जिसकी जिम्मेदारी थी लीडरशिप वाली, वो जिम्मेदारी नहीं निभा रहा। मैंने देखा दिल्ली के ही जो पॉश इलाके हैं वहाँ की मीट शॉप चाहे किसी की भी हो, मुसलमान की हो या किसी की, वहाँ कुछ नहीं लटक रहा सामने। बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ ये नहीं है कि जानवर के अंग लटक रहे हों। तो उन दिल्ली के अंदर ही उन इलाकों में जहाँ आपको मिसबिहेव करने की इजाज़त नहीं या आपको लगता है कि नहीं होगा, तो आप सुधर गए। हाँ, और उन्हीं साहब की दुकान जो पुरानी दिल्ली में है वो वही झालर लटकाए हुए है। इसके अलावा जो हम देखते हैं त्योहारों पर भी हम देखते हैं, तो हमें दूसरे के जज्बात का, अगर हमें लगता है कि हमारे जज्बात का, मजहबी जज्बात का लोगों को, तो हमें भी दूसरे के जज्बात का जो है ख्याल रखना होगा। यानी जैसे बकरीद है तो हमें दूसरे के जज्बात का जो ख्याल जो है रखना पड़ेगा ना, कहीं पर जो है ना। तो इसी तरह से हम देखते हैं, ये हम में जो अलगाव पैदा हुआ है, जो आप जो कह रहे हैं ना, ये वहाँ से आया। और मैं और बिल्कुल साफ कहूँ तो ये वहाबी थॉट से आया। और आप ये देखिएगा कि MBS ने जो अभी है उन्होंने क्या कहा है, यही कहा है जो हम इंटरव्यू में उसने कहा कि ये वेस्ट है जिसने हमसे कहा कोल्ड वार के दौर में कि ये जो प्रगतिशीलता आ रही है, जो सोवियत संघ ताल्लुक बना रहा है, तो आप इसको रोकने के लिए मस्जिद और मदरसे में इन्वेस्ट करो। तो कोशिश देखिए मुसलमानों ने आगे बढ़ने की रोकने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। तो हमारी इंटेलिजेंसिया कहाँ थी जो मतलब हम क्यों मजबूर हैं कॉन्स्पिरेसी का शिकार हो जाने के लिए? अगर किसी की साजिश है तो हमारी अकल पे क्यों पत्थर पड़े हुए हैं कि हम साजिश का शिकार ज़रूर हो जाएंगे। हम कहते भी रहेंगे कि साजिश है और शिकार भी होते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ये क्या है? बिल्कुल बिल्कुल, यही चीज़ है सबसे ज़्यादा जो ये हुआ है हमारा, जो जिसे हम इंटेलिजेंशिया कहते हैं। मैं इसे इंटेलिजेंशिया जो है ना एकेडमिक हो सकते हैं, ये कोई VC हो सकता है नहीं, किसी कोई मिलिट्री में वो हो सकता है, लेकिन ये इंटेलिजेंट जो है और एकेडमिक एक अलग चीज़ है। भाई आप किसी चीज़ को किस तरह से जो है सही और वो मानते हैं, वो उसके ऊपर इंटेलिजेंसिया पे। तो यही इनके अंदर है। अब सबके अंदर क्या है, मैं क्या देख रहा हूँ, देखिए मैं कैसे ये अलगाव दूर हुआ है। आप जब दूसरे के त्यौहार में हिस्सा ही नहीं ले रहे, आपके दिमाग बना दिया कि अगर आप जो है दूसरे के त्यौहार में, होली में इस तरह रंग पड़ गया। कितने हिंदुस्तान में दंगे रंग के हैं, रंग से। अरे रंग पड़ गया मुझ पर, क्या कुदरत की चीज़ है। अच्छा, फिर दूसरे के त्यौहार में वो सामूहिक खुशी की चीज़ है, तो दूसरी की खुशी में हम शामिल हो रहे हैं, तो ये तो और अच्छी बात है, हैं? अब वहाँ क्या बनाया जा रहा है, अगर तुम ये करोगे तो तुम्हें जो ये अगर तिलक मैंने लगा लिया है तो तिलक बना लिया कि जलाया जाएगा तुम्हें मरने के बाद। अरे भाई क्या क्या कर रहा होगा। होठों पे लिपस्टिक लगा लें तो कोई दिक्कत नहीं, माथे पे बिंदी लगा लें तो बड़ी दिक्कत। हाँ, वो दिक्कत हो गई। ये लगातार जो है ना, इसके वो करना है। ये कल्चरल जो वहाँ से लिया है, उस कल्चर को यहाँ जो करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उसका ये नतीजा। हमें इसका मुखालफत करनी चाहिए। मेरा पर्सनल ये कहना है कि हमें किसी जो ही पढ़ा लिखा है उससे मजहबी जो हमारा वो है उससे वो लेने की ज़रूरत नहीं है। भाई जो सही लग रहा है वो हमें कह रहे हैं। हम हिंदू त्यौहार रहेंगे उसमें। अब मैं आपको बताऊं, मैं जहाँ रहता हूँ मैं अकेला हूँ, सारे मुसलमान हैं वहाँ पर। वहाँ होली जैसे ही जलती है तो मैं जाकर होली में शामिल होता हूँ, वहाँ पर जाके उनके साथ। भाई खुशी है। बल्कि मैं तो कह रहा हूँ ये अलगाव दूर हो जाएगा अगर मजहबी रहनुमा हमारे जो ये मौलवी हैं या ये अनाउंस कर दें कि किसी की खुशी में शामिल होना से और ज़्यादा सवाब मिलता है। आप मसला ही हल हो जाए। हैं भाई, किसी की खुशी में आप त्यौहार में शामिल हो रहे हैं, किसी के उसमें कोई रंग डाला डाल ले। रंग तो कुदरत की चीज़ है। पता नहीं, बहुत सोचती हूँ इस बारे में कि कहाँ हमारी बस मिस हो गई। एक कॉन्स्टिट्यूशन मिला था जो प्रोग्रेसिव था, जिसमें वो सारे मौके थे कि हम भी सबके साथ आगे बढ़ते। हमारी एजुकेशन इतनी पीछे है, मुसलमान बच्चों की एजुकेशन। और फिर उसमें जब मैं उर्दू मीडियम एजुकेशन देखती हूँ तो और मुझे डिप्रेशन हो जाता है ये सोच करके कि जो बच्चा ज्योग्राफी जैसा सब्जेक्ट या साइंस जैसा सब्जेक्ट उर्दू में पढ़ रहा है 12th तक,
वो ग्रेजुएशन में जा कर के कहाँ से क्या पढ़ लेगा, सही सवाल है ना। फिर वो बेचारा मजबूरी में जाके उर्दू डिपार्टमेंट में जा कर के गालिब वालिब पढ़ने लगेगा। बिल्कुल। तो अजीब मुसीबत है, पता नहीं क्यों नहीं समझ में आ रहा। इस समय चाहे जो भी समाज के लोग हों, और ख़ासकर जो सरकारी स्कूलों में तो वही लोग आते हैं जिनके पास कम पैसे हैं। ऐसे समाज के बच्चों को तो एजुकेशन से रोज़गार चाहिए, तो रोज़गार वाली एजुकेशन मिले उन्हें। अगर उनको आप मैथ, साइंस, ज्योग्राफी और ये सब उर्दू मीडियम से पढ़ाएंगे, मुश्किल हो जाएगी उनके लिए करियर बनाना। अच्छा, मुझे जो ये लगता है, ये माइंड सेट जो बना है लोगों का, ये जो पीछे की तरफ जाने वाला, ये जो यहाँ पर जो इस तरह की वो आई, अरब के अंदर आई जैसे, है नहीं, मुस्लिम ब्रदरहुड पैदा हुआ वहाँ जी। हसन अल बन्ना है, सैयद कुतब, ये लोग, और यही हम मौलाना अबुल आला मौदूदी जो हैं उनके उसमें देखते हैं। तो ये सारे एक तो सेकुलरिज्म के ख़िलाफ़ हैं और एक डेमोक्रेसी के ख़िलाफ़। तो जब आप ये बताओगे अपने जो फॉलोअर है डेमोक्रेसी के ख़िलाफ़ बताओगे, और जबकि डेमोक्रेसी आज सबसे ज़्यादा ज़रूरी, हमें डेमोक्रेसी तो मुसलमानों को सबसे ज़्यादा चाहिए, और सेकुलरिज्म हमें चाहिए, हैं। और ये कह रहे हैं सेकुलरिज्म के ख़िलाफ़, कह रहे हैं सेकुलरिज्म तो गैर इस्लामी है, डेमोक्रेसी भी गैर इस्लामी है। तो ये बड़ा जो है यहाँ से सोच से आता है कि जैसे ही हमारा मुस्लिम यूथ कहीं ऐसी यूनिवर्सिटी में जाता है जहाँ इस तरह की सोच के लोग हैं जो डेमोक्रेसी और सेकुलरिज्म के ख़िलाफ़ हैं, तो वहाँ से उसकी जहन साजी होती है। वो वहाँ से पढ़कर तो निकल रहा है, डिग्री लेकर निकल रहा है, लेकिन उनका जहन वही है, और उसकी वजह से जो है ये सारा अलगाव और ये सब पैदा होता है। तो ये बहुत बड़ी जो है एक तरह से चैलेंज है हमारे उसके अंदर। समाज में ओवरऑल अराजकता बढ़ गई है। हम देख रहे हैं मुसलमानों की लिंचिंग हो रही है, मुसलमानों की तजलील हो रही है, ट्रेन के अंदर, बस के अंदर, प्लेन के अंदर, सब तरफ ये सब हो रहा है। तो ऐसे में और भी ज़्यादा सवाल जहन में आते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, हम कैसे इसको बेहतर बना सकते हैं सिचुएशन को। आपका क्या ख्याल है? बिल्कुल, ये बिल्कुल सही सवाल है। हमें जितना से ज़्यादा संवादहीनता जो कायम है हिंदुओं के साथ, दूसरे मज़हब के साथ जो है, उसको तोड़ना चाहिए, हैं। हमें उनके पास जो है उनसे ज़्यादा से ज़्यादा ताल्लुक़ बनाना चाहिए। अपनी जो मोहल्ले के पड़ोस के हैं, हम अपने हर फंक्शन में उनका जो है उनको आमंत्रित करें, उन्हें बिठाएं, हैं, उनको सम्मान दें, हैं। ये सब हमें शुरू करना चाहिए। अपने अंदर से जो बर्तरी का एहसास वो ख़त्म करना चाहिए, और दूसरे मज़हब को कमतर समझने की जो बात है उसे निकालना पड़ेगा। एक आर्थिक सवाल भी है कि जिस तरह से पूंजीवाद आया है और जिस तरह से मशीनीकरण हुआ है, बहुत सारे मुसलमान जो हाथ का काम जानते थे, आर्टिसंस थे, क्राफ्टमैन थे, जो जिनके पास पुराने तौर तरीक़े और नॉलेज थी, वो सारा का सारा एक पीछे चला गया है। और उन परिवारों के अंदर शिक्षा उस तरह से नहीं आ पाई, जो वो शिक्षा जो उनको सीधे रोज़गार से जोड़ सके। और ऐसे में एक समाज में अलगाववाद भारतीय समाज में इस समय चल रहा है। आर्थिक उत्थान मुसलमानों का कैसे होगा? मुसलमान जितने हैं सब जो वैसे कारीगरी वाले धन उससे जुड़े हुए हैं, नहीं सारे उसमें। अब उसके लिए ये सरकार की भी जिम्मेदारी है भाई, इसकी जो सारी जिम्मेदारी आती है किसी समाज को आप आगे ले जाना है। मान लीजिए यहाँ पर हम इतने 20% मुसलमान हैं, 20% मुसलमान, 20% नहीं है, 13 पॉइंट नहीं 20% नहीं, मैं वो गलत कह गया 13 पॉइंट, मतलब 14.7 है, कुछ ऐसे ही है, 13 पॉइंट कुछ है अभी का जो, हाँ इतना 14% के अंदर है, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो ये जो 14% है, इन लोगों को अगर आप एजुकेशन में आगे, आप इनके उसमें यूनिवर्सिटियों के ऊपर पाबंदी लगाएंगे, इनको एजुकेशन के अंदर रोकने की कोशिश करेंगे, तो समाज के अंदर आप जो है वो आप उन्हें संसाधन बनाएं, लाइबिलिटी नहीं बनाएं। ये क्या करेंगे, आप उन्हें उनके एजुकेशन इंस्टीट्यूट के ऊपर आप वो करना चाहेंगे कि वो आगे ना बढ़ें या चले नहीं, या वो करेंगे। तो इसके लिए जितना आप करेंगे ये देश के विकास के लिए, वो ये जो आजकल का जो माहौल चल रहा है ना जी, जो अगर मुसलमान मान लिया, उन्हें लगेगा, वो कटा हुआ महसूस करेंगे कि उन्हें अगर पुलिस में जा रहे हैं तो न्याय नहीं मिल रहा
न्यायपालिका में जा रहे हैं तो वहाँ न्याय नहीं मिल रहा है, उन्हें राजनीति में न्याय नहीं मिल रहा है, तो क्या होगा उसका देश पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। सीधे सीधे जीडीपी पे असर पड़ेगा, देश के विकास पे असर पड़ेगा कि आप इतने लोगों को डर के अंदर रखेंगे हैं, तो आप जो है देश के साथ जो ये इससे देश के विकास पे असर पड़ेगा। इतने लोगों को संसाधन बनाने की ज़रूरत है। अगर हमें देश से प्यार है, तो देश से हम मोहब्बत करते हैं, इस देश की तरक्की देखना चाहते हैं, तो उन्हें संसाधन बनाना पड़ेगा, है ना, उन्हें रिसोर्स बनाना पड़ेगा। और रिसोर्स जब बनेगा जब आप उनकी एजुकेशन को प्रोत्साहित करेंगे, उनके हेल्थ को प्रोत्साहित करेंगे, उनके इलाज का इंतज़ाम करेंगे, वरना वो इस तरह से लाइबिलिटी बन जाएंगे और एक तरह से वो बोझ जो है हमारे इस पे होगा। हमारे नॉर्थ ईस्ट की तरफ ये बंगाल से शुरू होता है, असम, बंगाल, मणिपुर, त्रिपुरा, ये सब एक खौफ पैदा कराया जा रहा है बहुसंख्यक समाज में कि डेमोग्राफी बदल गई है, मुसलमान बहुत ज़्यादा हो गए हैं। जबकि अगर आप परसेंटेज ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया देखें तो वो बढ़ नहीं रहे हैं, वो घट ही रहे हैं। और महंगाई इतनी है कि अब मजबूरन हर तबका फैमिली प्लानिंग अपना रहा है, मुसलमानों ने भी फैमिली प्लानिंग अपनाई है। ऐसे में ये जो दुष्प्रचार है कि ये डेमोग्राफी चेंज हो रही है, बढ़ रहे हैं, तो मेरा ये कहना है कि बढ़ तो सभी रहे हैं एक, क्योंकि जब समाज आगे बढ़ रहा है, अगर आज हम 1.4 बिलियन 1.45 बिलियन हैं तो जाहिर है हिंदू भी बढ़े तभी तो हैं, सिर्फ मुसलमानों की तो ये संख्या नहीं है। ये सिंगल आउट करना कि सिर्फ मुसलमान बढ़ रहे हैं बाकी सब नहीं बढ़ रहे हैं, ये एक ऐसी नज़रिए को लोगों के बीच में बिठाना है जो बिल्कुल ही गलत है। कैसे? जिसकी आबादी बढ़ जाती है, सत्ता उसके पास आ जाती, संसाधन उसके पास, ये इससे बड़ा झूठ दुनिया में है ही नहीं। जिसकी आबादी सबसे कम है, सत्ता उसके पास है। यहाँ चंद पूंजीपति हैं जो पूरी उसके अंदर 1% पर 40% वेल्थ है। यहाँ की आबादी जिनकी कम है उनके पास, तो जिसकी आबादी बढ़ जाएगी तो उससे जो है वो उसके पास आ जाएगा। तो हालत खराब है। पारसी समाज को देख लीजिए, जैन समाज को देख लीजिए, सिख समाज को देख लीजिए, इन सब की आर्थिक स्थिति हम सबसे बेहतर है, हिंदुओं से भी बेहतर है और मुसलमानों से भी बेहतर है। जाति के आधार पे देख लीजिए, ब्राह्मण हैं जो जिनकी आबादी कम है वो डोमिनेट कर रहे हैं पूरा। तो ये बात ही कहना कि किसी की आबादी बढ़ जाएगी तो उससे जो है सत्ता हाथ में आ जाएगी, सवाल ही नहीं पैदा होता। आज तक इतिहास है जब सब मुसलमान, पाकिस्तान में कि सत्ता मुसलमानों के हाथ में है जी, हैं, चंद बडेरों के हाथ में है जी, हैं। तो ये तो एक तरह से लोगों को गुमराह करके अपने कुछ स्वार्थ हैं उसकी वजह से ये सब जो है एक डर, ऐसा होता है प्रोपेगेंडे में, डर जो है ना, आप डर पैदा कीजिएगा, नफरत पैदा कीजिएगा आप। लेकिन जब आप ये बात कहते हैं कि क्या पाकिस्तान में जो सत्ता है वो मुसलमानों के हाथ में है, तो आप क्लास की बात कर रहे हैं, वर्ग की बात कर रहे हैं, जो शक्तिशाली प्रभुत्वशाली कल्चरल एलीट है, आप उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन आज की राजनीति ने हर इंसान को, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, कोई भी हो, ये भ्रम दे दिया है कि तुम्हारे धर्म और तुम्हारी जाति का आदमी जो सत्ता में शीर्ष पे कहीं बैठा है वो और तुम बराबर हो। तो अंबानी साहब और एक आम बनिया हिंदू जो है जो स्ट्रगल कर रहा है वो एक हैं। ये इससे बड़ा कोई झूठ नहीं हो सकता। उसी तरह से जैसे कोई बहुत बड़ा मुस्लिम पूंजीपति हो या नेता हो, उसके दरबार से आज का आम मुसलमान उतना ही दूर है जितना कोई और गरीब आदमी दूर है। बिल्कुल बिल्कुल, सवाल ही नहीं पैदा होता। आप अब कहीं पर ये बताएं, आप क्या किसी धर्म, कोई मान लिया कोई अंबानी है तो क्या हिंदुओं को अलग पैसे दे देगा वो? हिंदू उसके धर्म आएगा ज़्यादा पैसे देगा, तनख्वाह नहीं है वो। ये एक तरह से प्रोपेगेंडा है जो सच प्रोपेगेंडा नहीं है। आज तक जो है वो सिर्फ वही है, तबका राज हुकूमत उसी की है जिसकी तादाद बहुत कम है। मुझे ये लगता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा उम्मीद करते हैं अपनी सियासत से, राजनीति से, कि वो हमारी चीज़ों को बेहतर करेगी, लेकिन समाज को बेहतर करने का काम कुछ और तरीके से होता है, वो सियासत नहीं करती है। सियासत तो आपके जो भी पूर्वाग्रह हैं उन्हीं में अंदर और ज़्यादा उनको गहरा करके उनसे खेलना चाहती है, जिससे वो इजी उसके लिए वोट है ना, इजी वोट मिल जाए। तो डेमोक्रेसी में रिफॉर्म जो सोशल रिफॉर्म है वो पॉलिटिकल पार्टीज तो नहीं करेंगी। हाँ, सही बात है ना, इसकी जिम्मेदारी ही दूसरों पे हम सबको लेनी चाहिए, अपने अपने समाज के लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल।
मुस्लिम समाज के लोग मुस्लिम समाज की जिम्मेदारी लें। हाँ, ये बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो आज की जो हालत बन रही है, इस पे हमें काम करना चाहिए। हमें उसमें नहीं, हमें इससे भी पीछे की उसमें जाना चाहिए। जब मज़हब था, हमारी यूनिटी का जो है सेंटर क्या है? हम मतलब उससे पहले जो है सेपियंस हैं। तो हमारे तो सेपियंस हैं। वो अभी टोनी जोसेफ की किताब आई है ना। जी 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 बिल्कुल। तो उसके अंदर हम तो वहाँ से आए हुए हैं। उसने पिज्ज़ा की तरह बताया है कि नीचे जो है वो इसका जो बेस है वो अफ्रीकन्स है, है। उसके ऊपर ईरानी आए, और उसके ऊपर बाकी जो है वो जो बाकी है ये आर्य है, हूण। भारत में भी आप देखिए द्रविड्स हैं और फिर आर्यंस हैं, हाँ, है ना। और क्या तो यही दोनों नस्लों का मिश्रण हुआ है मेजरली। तो उसमें तो डीएनए का रिपोर्ट है ना। जी जी उसे कभी अलग ही नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। वो सबसे सटीक जो है वो बताती है हमें कौन है। तो हमारा तो हम तो वो हैं, जी हमारी तो होमो सेपियंस हैं। ये तो मज़हब वगैरह जो बात की पैदावार है। जी तो ये है हमारा। तो मुझे तो नहीं लगता, मैं तो जितने मेरा तो हिंदुओं से जो है बहुत बिल्कुल पारिवारिक जैसा चीज़ है। और सच बात ये है कि वी यूज़ टू लुक अप टू देम। हमें ये ऐसा लगता था जब हम बड़े हो रहे थे कि अच्छा बेहतर होने का मतलब है ज़्यादा पढ़ा लिखा होना, कम से कम अपनी धार्मिक पहचान को सामने रखना, और साइंस पढ़ना, और जॉब जो एजुकेशन से रिलेटेड जॉब्स हैं उनमें जाना, साफ़ सुथरे रहना, तमीज़ से बात करना। और ये ज़्यादातर हमें जो हमारे अंकल लोग, पापा के दोस्त वगैरह होते थे, ऑफिसर्स होते थे, हमें उनमें दिखता था। हम उनके जैसे बनना चाहते थे उस ज़माने में। मगर कुछ पता नहीं क्या हुआ, सियासत ने इतना गड़बड़ कर दिया। हर आदमी अपनी पहचान से चिपट गया है, और वो उसी में कुछ लोग जो अभी तक तिलक नहीं लगाते थे वो अब तिलक लगा के दिखते हैं। कुछ लोग जो अभी तक टोपी और दाढ़ी में नहीं थे वो अब टोपी दाढ़ी में हो गए हैं। बुरखे आ गए हैं, अबाया आ गया है, और पता नहीं क्या क्या हो रहा है। तो बहरहाल जो दो सबसे बड़ी पहचानें हैं भारत की, हिंदू और मुसलमान, उनको खुद उनके कल्चरल लीडरशिप को बैठ के तय करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। ये सियासत पर नहीं छोड़ना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। सियासत तो सिर्फ बंटवारा करेगी, उसको तो वोट बैंक बनाने हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वही करना है। ये जिम्मेदारी जो है यही आती है कि हम अलग नहीं हैं, है ना। हमारी जो है एक, अरे मैंने तो वो सब निकाला। हमारी मौत से लेकर जो सारी शादी तक सारी रस्में एक दूसरे की एक हैं। बिल्कुल है? बिल्कुल बिल्कुल वही जो है मड़ा, जो हिंदुओं में है मुसलमानों में भी मड़ा है। भात होता है, भात होता है, दहेज होता है, वो दहेज होता है, दहेज हत्याएं भी होती हैं। हाँ, और जूता चुराई और ये वो सब सारी रस्में वही हैं। मुझे ये लगता है कि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई अपने अपराधों में सब एक जैसे हैं। हाँ, वहाँ पर इनमें बड़ी एकता है। हाँ, हम भी बहुओं के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, वो भी करते हैं, ये भी करते हैं, सब करते हैं। ठीक है, हम भी जातिवाद मानते हैं, अपने से कमज़ोरों के खिलाफ जातिवाद करते हैं, पसमानदा के साथ। वो वहाँ पर भी ब्राह्मणवाद है, जातिवाद है, भारत के मुसलमानों में भी है, सिखों में भी है, हर जगह है। तो हमारी बुराइयाँ, रिश्वत के मामले में अगर 2 अधिकारी हैं, 2 ऑफिसर हैं, 2 पुलिस वाले हैं, तो धर्म मत देखिए उनका। वहाँ नहीं, धर्म नहीं है, धर्म मत देखिए उनका, वो धर्म निरपेक्ष है उस टाइम, है ना। वो सेकुलर है। हाँ, तो जिसको जहाँ मौका मिल रहा है रिश्वत लेने का, वो वहाँ ज़्यादातर यही है। अब जब अच्छाइयों की बात होती है तो हम अलग अलग हो जा रहे हैं, है ना। तो ये अजीब बात है। लेकिन मैं इस एपिसोड को यहीं ख़त्म करना चाहती हूँ। कोई ऐसी बात जो आप कहना चाहते हो? जिस दौर से देश गुजर रहा है कि हम संवाद जो है वो कायम करें, है नी, अपने अच्छे व्यवहार से। ये सब जो है ये सब नकली है, ये जो बनाया हुआ है हिंदुस्तान नफरत। के। हाँ, ये नफरत नकली है, ये नकली है, असली नहीं है। यहाँ की जो असली वो है वो वही है, प्यार मोहब्बत और वो ये सारी चीज़ें। हम देखो तो सीरियल नहीं देखा कैसा वो गालिब का जो है, गालिब का दोस्त देखिए कैसे हैं, हिंदू दोस्त हैं जी। हाँ। तो ये सब ऐसी चीज़ें इतिहास में ऐसी बहुत हैं जो मोहब्बत वाली हैं, हमें उनको सामने लाना चाहिए। कोई अलग नहीं है, हम ना तो हिंदुओं से बरतर हैं और ना कमतर हैं, हम बराबर हैं, एक जैसे। हाँ, एक से हैं। कुल मिला के बात यह है कि जो हमारी
परंपराएं हैं, जो भाषा है, वेशभूषा है, खाना है, ये सब कुछ जो है वो हमारी ज्योग्राफी तय करती है। हम जिस भूभाग में रहते हैं, हम गर्म प्रदेश में रहेंगे, हम हल्के कपड़े पहनेंगे, हम ठंडे प्रदेश में रहेंगे, हम भारी कपड़े पहनेंगे, हम अपनी सब्जियों के में ही व्यंजन बनाएंगे। हमारे तीज त्योहारों में जो भी हमारी फसल उस समय की होगी, उस फसल के व्यंजन दिखेंगे ही दिखेंगे। जो हमारी ज्योग्राफी है, जो हमारी पूरी मौसम है, वही हमारी ज़िंदगी को बुनियादी तौर पे तय करता है। उसी से निकलती है हमारी काश्तकारी, हमारा एग्रीकल्चर, हमारी सब्ज़ी, फल, हमारे खाद्य पदार्थ, और उन्हीं के इर्द गिर्द फिर हमारे त्यौहार बन जाते हैं। और उन्हीं त्योहारों को हम इसलिए मनाते भी हैं कि वो हमारे फसलों से जुड़े हुए होते हैं। बिल्कुल, है ना, ऐसे ही है। प्रकृति से ही, सही प्रकृति ही तय करती है। तो हमारी ज्योग्राफी से ही, ये ज्योग्राफी हमारी बेस है, उसके ऊपर जो कुछ भी हमारी मुहावरे, हमारी भाषा, हमारा खान पान, हमारा नज़रिया, ये सब जो है ये सुपर स्ट्रक्चर है। और ये उसी से तय होता है जहाँ हम पैदा होते हैं, जिस जलवायु में पैदा होते हैं। इसलिए उत्तर भारत के हिंदू और मुसलमान एक जैसे दिखते हैं, एक जैसा खाते हैं, एक जैसा बोलते हैं, एक जैसी उनकी कमज़ोरियां हैं और उनकी ताकत है। साउथ के जो भारतीय हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, हिंदू मुसलमान, वो एक जैसे दिखते हैं, एक जैसा खाते हैं, है ना। तो ये नज़रिया जो है ना, मैं आखिर वही बात कर रहा हूँ कि हमें ये अपना नज़रिया करना चाहिए। जैसे हम अपने पैगंबर के जो तारीफ़ में वो करते हैं, वो नात कहलाते हैं, ऐसे ही वो अपने राम और कृष्ण की तारीफ़ में जो है वो भजन गाते हैं। तो भजन और नात एक ही है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। हाँ। आप तारीफ़ के अंदर कर रहे हैं, तो हमें ये नज़रिया जो है, काम हमें उतना ही भजन के अंदर मज़ा आता है। भाई मोहम्मद रफ़ी के भजन हमें मुँह ज़बानी याद हैं। हाँ। जो पॉपुलर हैं सारे, वो सब हिंदू मुसलमान सभी गाते हैं। सब गाते हैं। तो वो हमें जब तक जो ये करेंगे, तो ये जो नफ़रत का जो वो है सियासी अंधेरा ये छट जाएगा। जिस तरह के दौर से भारत गुजर रहा, हम सबको बहुत कॉन्शियसली कोशिश करनी चाहिए, एक्स्ट्रा एफर्ट लेना चाहिए कि समाज में मोहब्बत बढ़े, दोस्तियाँ बढ़े। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया।